नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा यूपी से, जहां यूपी में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 11 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी चल रही है और इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, एनआईए ने पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पीएफआई के खिलाफ कई सालों से अलग अलग राज्यों में जानकारी इकट्ठी की जा रही थी। पीएफआई जब से बना है तब से ही इसके ऊपर नज़र है। सबसे पहले केरल में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर केरल में ही था। और उसके बाद वहाँ पर इसके जो प्रचार अभियान होते थे, जो परेड होते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके ड्रेस कोड जो था वो एक ऐसा था कि मानो पीएफआई एक सेना तैयार कर रही है। और सेना तैयार करने का मतलब था कि इसका भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का एक एजेंडा चल रहा था। सबूत बहुत सारे थे और उन सबूतों पर एक एक करके कई कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। जब भी पीएफआई का कनेक्शन किसी भी मामले में सामने आया तो उसमें पता चला कि पीएफआई का मकसद क्या था, इसके टेरर फंडिंग को लेकर और अकाउंट को लेकर ये ज़्यादा खबरें थी और सबूत भी मिले थे। एनआईए ने बहुत समय से इसके अलग अलग ठिकानों की रेकी शुरू कर दी थी और स्टेट लेवल पर जो इसकी एक्टिविटी चल रही थी उस पर भी एनआईए की नज़र थी। अब पूरे देश में जो छापेमारी की गई है, एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है पीएफआई के खिलाफ। उसमें उत्तर प्रदेश की बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत से आकर उत्तर भारत के एक सबसे बड़े स्टेट में पीएफआई अपना पैर जमाना चाह रहा था। पिछले कुछ समय की घटनाओं को अगर देखें और नज़र डालें कि जब नुपुर शर्मा विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हंगामा खड़ा किया गया। मस्जिदों से निकल के जब लोग आते थे और उस समय कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए और कई जगह पर हंगामा खड़ा किया गया। उस समय भी इसमें पीएफआई की भूमिका आई थी सामने। और उत्तर प्रदेश में एटीएस की टीम इसके लिए अलग से बनाई गई थी। एनआईए की जांच हो ही रही है, लेकिन एटीएस की टीम ने भी एनआईए को इनपुट दिया, क्योंकि योगी सरकार की पूरी नज़र थी पीएफआई के ऊपर। पीएफआई ने शामली में, मुजफ्फरनगर में, कानपुर में, इलाहाबाद में पूरा एक नेटवर्क बना रखा था। और उसी नेटवर्क का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में जब जब भी कोई मुद्दा सामने आता था तो उसमें ये घरों से निकल के दंगा फसाद करने की पूरी तैयारी कर लेते थे। तो इस बीच जो उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है, ये सबसे बड़ा मामला सामने आया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कई संगठन सामने आए थे जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोसेसन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन कुछ मस्जिद, मौलाना और उसके साथ साथ मदरसों से भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन पीएफआई इनके जैसा संगठन नहीं है। पीएफआई के लिंक अरब से हैं, पीएफआई के लिंक पाकिस्तान से हैं, जैसा कि पिछले 2-3 सालों में सामने आया था। 2019 और 20 की अगर बात करें तो उस समय लगातार पीएफआई के खिलाफ सबूत मिल रहे थे कि कैसे ये मिडिल ईस्ट के देशों से, पाकिस्तान से फंड लेता है। अगर 2019-20 के इसके अकाउंट, जो कि करीब करीब 20 से ज़्यादा इसके अकाउंट को सील कर दिया गया था पहले ही एनआईए के द्वारा, लेकिन उन अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन पर जब नज़र डाली गई तो एनआईए को लगा कि ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है। ये गेम क्या था? भारत में एक आईएसआईएस जैसे संगठन बनाने की, और वो पर्दे के पीछे से एक पॉलिटिकल फ्रंट भी ये बना रखा है, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ पीएफआई एक एनजीओ की तरह काम करता है, जिसका रजिस्ट्रेशन एनजीओ का है। और ये जब भी इससे अपने कार्यकर्ताओं, सदस्यों की लिस्ट मांगी जाती थी, बताया जाता था कितने मेंबर हैं, तो ये सब कुछ छुपा लेता था। ये सिर्फ कहता था कि 20 से ज़्यादा राज्यों में हमारे यूनिट्स हैं और हर जगह हमारे वॉलेंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब 15 अगस्त के परेड करता था ये लोग, तो उस समय ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्दी पहने हुए और उसमें चांद सितारे लगाए हुए वर्दी होती थी, लेकिन यहाँ दिखाया पड़ता था कि वो रैंक के आधार पर एक सेना तैयार कर रही है। उसी समय एक स्टिंग ऑपरेशन भी इंडिया टुडे ने किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में भी
एक जो खुलासा हुआ था उसमें साफ तौर पर उसके पदाधिकारी ने कहा था कि भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की पूरी मंशा पीएफआई की है और उसके बाद इस संगठन का विस्तार दुनिया भर में होगा। यानी आईएसआईएस के तर्ज पर पीएफआई ने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया था। और उत्तर प्रदेश में जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो पूरे देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी की घटनाएं आई, उसमें पीएफआई का लिंक सामने आया। असम में आया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आया। उसने पीएफआई ने जब अपना विस्तार शुरू किया तो केरल से वो संचालित नहीं कर सकता था पूरे देश के यूनिट को। उसके बाद उसकी नज़र दिल्ली पर पड़ी और दिल्ली के शाहीन बाग में उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और यहाँ से उत्तर प्रदेश, बेसिकली पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहाँ पर इसने अपना नेटवर्क स्टार्ट किया। और इसलिए सबसे ज़्यादा पीएफआई के कनेक्शन जो सामने आए हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही आए हैं। तो अभी जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बाद इससे पता चलेगा कि सीएए के समय में जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो पीएफआई ने जो उस समय अपने अकाउंट से 1,34,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था जो पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट के देशों से आए थे, उस पैसे का उत्तर प्रदेश में कैसे इस्तेमाल किया गया और उसके बाद पीएफआई का समर्थन करने वाले मुस्लिम समर्थक पार्टियां जो है वो कैसे इसका इस्तेमाल करती रही पर्दे के पीछे से। तो अब तो लगभग ये तय मान लें कि पीएफआई के खिलाफ जो अंतिम प्रहार किया गया है उसके बाद इस आतंकी संगठन के ऊपर बैन लगाया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से छोटी छोटी जांच हो रही थी, छोटे छोटे कार्रवाई हो रहे थे और पूरे देश से मांग उठ रही थी कि किसी तरीके से इस संगठन को बैन किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों सिया बुद्धिजीवियों की बैठक हुई थी, उन लोगों ने भी कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये डिमांड करना चाहिए कि पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगे। लेकिन सरकार तभी कार्रवाई करती है, अंतिम कार्रवाई तभी करती है जब इतना पुख्ता सबूत उसके पास हो कि ये लोग, जिसके पास वकीलों की भी फौज खड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर सरकार के उस कार्रवाई के खिलाफ हंगामा न खड़ा कर दे। इसीलिए इसके लिए अलग अलग राज्यों में सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे और इसी सबूत इकट्ठे किए जाने की प्रक्रिया में अब लगा कि एक साथ प्रहार करो, कार्रवाई करो और सारे जितने डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख के फिर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राजीव जी, योगी सरकार क्या कुछ एक्शन ले सकती है, क्योंकि पहले भी पीएफआई पर बैन लगाने की कोशिश हो चुकी है? देखिए, योगी सरकार तो पहले ही एक्शन ले चुकी है। अलग अलग राज्यों में पीएफआई के एक्टिविटीज़ पर बैन लग चुके हैं और योगी सरकार ने पिछले बार भी जब सीए का आंदोलन चला था उसके खिलाफ, तो उस समय भी योगी सरकार ने सबूत दिए थे। मुजफ्फरनगर से लोग गिरफ्तार किए गए थे, संभल से गिरफ्तार किए गए थे और उस समय भी पीएफआई का लिंक सामने आया था जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बस जला दी गई थी। उन्होंने सबूत भेजे केंद्र सरकार को और अपने स्टेट में अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के छापेमारी की। लेकिन एटीएस जो उत्तर प्रदेश का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इन लोगों की अपनी सीमाएं हैं। इन लोगों के पास अपने स्टेट से बाहर जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन एनआईए जो आतंकियों के लिए ही बनाई गई है संगठन, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इन लोगों के पास अपने लिमिट रिसोर्सेस होते हैं। तो जब भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी तो उसके लिए एक एनआईए जैसी संस्था बनाई गई है और इस एजेंसी का काम आतंकी लिंक को ही तलाशना है, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर। तो एनआईए की छापेमारी का मतलब है कि अब सीधा संबंध आतंकवाद से पीएफआई का जुड़ जाएगा और जो सबूत मिलेंगे उसी के आधार पर अब जल्द ही फैसला होगा जिसमें
पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको याद दिला दे, पीएफआई वही संगठन है जो देश के हर विरोधी काम में नाम सामने आता है, चाहे वो हिजाब विवाद हो, सीए हो, एनआरसी हो, हर देश विरोधी गतिविधि में उनका नाम सामने आता है। अब सरकार क्या कुछ बड़ा एक्शन लेती है, कितनी जल्द बैन करती है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।